तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नारायण। धर्मराजा धुरेंद्र प्रणीत वेदांत परिभाषात्मक ग्रंथ का ये विचार, इसमें प्रथम परिच्छेद प्रत्यक्ष परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद अनुमान परिच्छेद और तृतीय परिच्छेद आता है उपमान परिच्छेद। इस तृतीय परिच्छेद उपमान परिच्छेद का अब हम थोड़ा सा विचार करेंगे। यहाँ पर यह कहता है अत उपमानम निरूप्यते। अब इसके बाद उपमान का निरूपण किया जाता है। ये पता ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण चार्वाक मानते हैं, वैशेषिक और बौद्ध अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं, सांख्य 3 प्रमाण को मानते हैं, न्याय नैयायिक 4 उपमान को भी मानते हैं, 5 प्रभाकर प्रमाण 5वें प्रमाण को स्वीकृति देते हैं और भट्ट और वेदांती अनुपलब्धि रूपी 6ठा प्रमाण मानते हैं। इस तरह ये 6 प्रमाण माने गए हुए हैं। ऐसे संभव, इतिहास, इनको भी ऐतिह्य, इनको पौराणिक प्रमाण मानते हैं और अलंकारिक पुरुष, चेष्टा, व्यापार, क्रिया, इनको भी प्रमाण मानते हैं। तो यहाँ पर ये उपमान वस्तुतः देखे क्रमशः हो तो यहाँ पर शब्द प्रमाण का निरूपण होना चाहिए था, पश्चात उपमान का निरूपण होना चाहिए था। ये अधिक जो शास्त्रकार अधिक मानता है, जिसको अधिक स्वीकार करते हैं, उसका पहले प्रतिपादन करे तो इस हिसाब से शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण पहले आना चाहिए था। लेकिन चलो, सूची कटहा न्याय हो और भी कोई न्याय हो, इस न्याय से प्रथम उपमान प्रमाण का निरूपण करने जा रहे हैं। उपमान का क्या स्वरूप है वो बताते हुए कहते हैं तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। तत्र अर्थात अनुमान के निरूपण के अनंतर निरूपण का विषय रूप जो उपमान है, उस उपमान में सादृश्य प्रमा का करण, साधन, उसको कहते हैं उपमान। किसको उपमान कहते हैं? थोड़े तैड वैसे बोला करो, ऐसे जैसे कि आप लोग पूरे महातारे के बताने की भी इच्छा नहीं होती। किस प्रमा का करण उपमान है? यहाँ पर फल क्या हुआ? फिर सादृश्य प्रमा। ये क्या हुआ? फल। उसका साधन क्या हो गया? सादृश्य प्रमा का करण। तथा ही अब एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी, उसने अपने घर में गाय देखी थी, अपने घर में एक गाय थी और चला गया बाद में वन में। उसको एक गवई पिंड देखा, उसने देख लिया। देखने के बाद उसको लगा अरे ये गाय के समान ये गवय है, गाय के समान दिख रहा है। ये पहले क्या हो गया? ये गाय के समान है, तो गो सादृश्य ज्ञान यहाँ पर हुआ है ना। सादृश्य ज्ञान पहले गवय में हुआ, फिर उसके बाद उसको उपमिति होती है, इसकी तरह मेरी गाय है, इसकी तरह मेरी गाय है। पहले गवई को देखा, उसमें सादृश्य ज्ञान हुआ और उसको कह लेता अरे इसकी ही तरह मेरी गाय है। ये जो गाय गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान हुआ वह है प्रमा, फल, उपमिति। और गवयनिष्ठ जो सादृश्य ज्ञान हुआ वह है करण।
ये समझना है। न्याय में जो आपको उपमान प्रमाण बताया उसका स्वरूप अलग था और यहाँ का स्वरूप अलग है, ये ध्यान देना। न्याय में क्या कहा था वो भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ का देख लीजिए। तथा ही नगरेषु दृष्ट गोपिंडस्य, नगरों में जिसने दृष्ट गोपिंड, ये न जिसने गाय के पिंड को देखा है, ऐसे पुरुष को, ऐसा पुरुष कहा गया। फिर वनम गतस्य, वन में गए हुए पुरुष का, गवेन्द्रिय सन्निकर्षे सति, उस पुरुष का गवय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर भवति प्रतीति, उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम पिंडो गो सदृश इति, क्या ज्ञान होता है? यह पिंड गो सदृश है, गाय की तरह है। तद अनंतरम भवति निश्चय, उसके बाद निश्चय होता है। अनेन सदृशी मदिया गौरिति, इसकी तरह मेरी गाय है, ये बाद में प्रतीति होती है। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इतना तो ध्यान में आया। तत्र, अब इसमें क्या सिद्ध हो गया? कार्य कारण में अन्वय व्यतिरेक होता है, अर्थात तत्सत्वे तत्सत्वम कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय कारणाभावे कार्याभाव व्यतिरेक। इस अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार, इनके द्वारा ये सिद्ध हो जाता है गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, गवय में होने वाला गाय के सादृश्य का ज्ञान वो साधन है। क्योंकि खेत में जाकर उसने गवय देखा था, वन में जाकर गवय देखा, तो गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य ज्ञान है, गवय में रहने वाले गाय का सादृश्य ज्ञान, ये साधन बन गया। और उसको ज्ञान क्या, प्रमा क्या हो गई? अनेन सदृशी मदिया गौ, ये प्रमा हो गई। अर्थात उसको हो गया गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान। गाय में गवय के सादृश्य का जो ज्ञान हुआ वह हो गया फल, प्रमा, उपमिति। बताओ उपमिति क्या हुई? उपमिति क्या है इसमें? गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान, ये क्या हुई? उपमा। और उसका करण क्या हो गया? ऐसा ऐसा बैठो ना, आदमी जैसा, और बुद्धि को एकाग्र करके बैठो। वहां नहीं होता, इधर रह जाओ। अब गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान है, वो क्या है? करण है। अर्थात कौन सा करण? किसका करण? किसका करण? उपमिति का करण, अर्थात उपमान है। कौन उपमान हुआ? और उपमिति कौन हुआ? गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान यह फल हुआ, और गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान यह करण हुआ। ये ध्यान में रखना है। इसको आपको यदि थोड़ा और देखना है सरल रीति से, तो आगे के पेज में अत्र सादृश्य ज्ञानम एवं प्रमाणम, ये लिख लीजिए। आगे के पेज मेरे दाहिने हाथ में, अत्र सादृश्य ज्ञानम एवं प्रमाणम, सादृश्य प्रमेय च प्रमिति रीति। सादृश्य ज्ञान ही प्रमाण है और सादृश्य प्रमा ही प्रमिति है। भवति पिपठिषूणां प्रातिकूल्यमिति किंचित विचारयामा। अब ये विचार थोड़ा पढ़ने वालों को थोड़ा प्रतिकूल लगता है, क्योंकि पहले न्याय के संस्कार होते हैं सादृश्य ज्ञान प्रमाण और सादृश्य प्रमा प्रमिति उपमिति। इसमें थोड़ा विचित्र सा लगता है, तो उनको समझ में आ जाए इसलिए, लेकिन उन्होंने एकाग्रता से सुनना चाहिए, है ना।
इसलिए थोड़ा विचार करते हैं। ये ग्रंथकार कहते हैं, क्या विचार कर रहे हैं? कहते ग्राम में किसी ने गाय को देखा, ऐसा पुरुष कदाचित वन को चला गया, फिर उसका गवय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, उसको ज्ञान हो गया अयम पशु गो सदृश। क्या ज्ञान हुआ? अयम पशु गो सदृश। यह आगे दिखने वाला तो पशु गाय की तरह है। यह ज्ञान हुआ पश्चात वो तो वह उपमिति कर लेता है। क्या कर लेता है? अनेन सदृशी मदिया गौरीति। कौन सी उपमिति करता है? अनेन सदृशी। ऐसा पहले ज्ञान कर लेता है, ये तो गाय की तरह है, फिर इसकी तरह मेरी गाय है। यह गाय की तरह है, यह ज्ञान उपमान होगा, और इसकी तरह मेरी गाय है, वह उपमिति हुई। देख लीजिए, तत्र द्वितीयं ज्ञानम उपमिति प्रमा इति व्यपदिश्यते। इसमें दूसरा ज्ञान उपमिति प्रमा ऐसा कहा जाता है। और उसको उत्पन्न कराने वाला प्रथम सादृश्य ज्ञान कौन सा? अयम पशु गो सदृश इति तत्तु उपमानम प्रमाणम। यही उपमान प्रमाण है। एकाग्रता से ध्यान दीजिए। उपमिति प्रमा अथवा सादृश्य प्रमा, ये पर्यायवाचक शब्द है दोनों। यम सादृश्य प्रमा न इंद्रिय जन्य। यह सादृश्य प्रमा इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमादियों से अतिरिक्त है, सबसे अतिरिक्त है। एवं तस्या करणम सादृश्य ज्ञानम अपि पृथक। इस तरह उसका करण सादृश्य ज्ञान भी अलग है। इसे सिद्ध हो गया कि उपमिति प्रमा और उपमिति प्रमाण, उपमिति का प्रमाण उपमान प्रमाण, यह अलग एक प्रमाण है। उपमिति ये कैसी उत्पन्न होती है? कहते सादृश्य ज्ञानत्वेन सादृश्य ज्ञान जन्य। जैसे व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति थी, उसी तरह सादृश्य ज्ञानत्वेन सादृश्य ज्ञान जन्य यह उपमिति प्रमा है। न उपमिति जन्य अनुव्यवसायाद्याव अतिव्याप्तिरिति अनुसंदेयम। अब इसी तरह उपमिति से उत्पन्न होने वाला जो अनुव्यवसाय इत्यादि है, उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो अनुव्यवसाय है वह उपमिति थे सादृश्य ज्ञानत्वेन सादृश्य ज्ञान जन्य नहीं है, वह सादृश्य ज्ञान विषयत्वेन जन्य है। सादृश्य ज्ञानत्वेन नहीं है, सादृश्य ज्ञान विषयत्वेन है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति इत्यादि नहीं होगी। यह अनुमिति में जैसे बताया था उसी तरह यहाँ पर समझना चाहिए। उपमिति करणत्वं च सादृश्य ज्ञानम। उपमिति का करण क्या है? और उपमिति प्रमा क्या है? सादृश्य प्रमा। यही उपमिति प्रमा है। और यहाँ पर जैसे व्यापार मानते थे अनुमिति में, उसी तरह यहाँ पर व्यापार नहीं मानते। साक्षात सादृश्य गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान से गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान हो जाता है, बीच में कोई व्यापार नहीं है, यह समझना चाहिए। देखो न्याय मत में क्या माना जाता है, उसका भी एक बार स्मरण कर ले। न्याय मत में यहाँ पर विश्वनाथस्तु इस पद से आगे बताया। देखो ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम सादृश्य दीर्घवादीनाम यासत सा करणम मतम। ये जो विश्वनाथ जी ने कहा, अर्थात ये जो न्याय मुक्तावली कार है, कारिकावली कार और न्याय मुक्तावली कार दोनों ग्रह टीका और श्लोक रचयिता दोनों एक ही है, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य।
अब वे कहते हैं गो सदृशो गवय पदवाच्य। पहले क्या हो गया कि मनुष्य गवय को जानता नहीं था, वन में चला गया और वन में रहने वाले एक पुरुष को उसने पूछा कि कीदृशो गवय, गवय किस तरह का है? तो उसने कहा गो सदृशो गवय, गो सदृशो गवय पद वाच्य, ये उसने उत्तर दिया। फिर वो वन में चला गया, उसको गाय की तरह गो सादृश्य ज्ञान आगे के पिंड में हुआ और हाँ अयम गवय पद वाच्य, गवय गवय पद वाच्य, यह उपमिति उनके मत में होती है। देखा है, देखा ना, गो सदृशो गवय पद वाच्य इति श्रुत्वा वनम गतस्य दृष्टि गवय पिंडे, गवय पिंड को देखने पर तत्र गो सादृश्य दर्शनम जातम, दोनों जगह पर गो सादृश्य ज्ञान तो ये समान ही है, बस उपमिति में भेद होता है। तद उपमिति करणम, तदनंतर क्या ज्ञान होता है उनके मत में? गो सदृशो गवय पद वाच्य इति अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम जायते तदेव व्यापार, ऐसा अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण होता है, इसका नाम दिया व्यापार। उसके बाद गवय गवय पदवाच्य इति ज्ञानम यज्जायते, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? गवय, क्या ज्ञान होता है? अरे पूरा बोलो ना, गवय गवय पदवाच्य, आप इतना ही कहते हैं गवय पदवाच्य, ऐसा नहीं, क्या है पूरा? इसका कारण क्या था? गवय गो सदृश, गो सदृशो गवय, अर्थात सादृश्य ज्ञान, ये क्या हो गया? और रूप में थी क्या हुई? बोला करो, यदि आप नहीं बोलोगे तो आपको कभी ये तो सोकर थोड़ा ही ग्रंथ समझ में आता है, उसको टाइट बैठना पड़ता है ना? क्या उपमिति हो गई? यह उपमिति हो गई। उसका कारण क्या है? किं करणम वदन्तु? गो सदृश गवय, ये क्या है? अच्छा, अर्थात गो गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम वदन्तु, किं वदन्तु? गवय निष्ठ गो सदृश ज्ञानम एतत् किं करणम। पुनः उपमितिर कीदृशी भवति? केवळ झोपा काढून बोलत राहतो ते न्यायामध्ये। गवय गवय पदवाच्य उपमानम किम? गवय निष्ठम गो सादृश्य ज्ञानम इति ज्ञानम तत् वदन्तु। न्यायमते व्यापारः अभ्युपगम्यते स्वीक्रियते, स व्यापारः कः? गो सदृशः गवय पदवाच्य इति अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम किम? अयम किम? अयम व्यापारः करणं किम? गवय निष्ठं गो सादृश्य ज्ञानं करणं। तस्मात् कीदृशी उपमितिर्जायते? गवयः गवय पदवाच्यः इत्यकारणे उपमितिर उत्पद्यते उपमितिर्जायते इति कस्य मतम्? वेदांत मते करणं किम? गवय निष्ठं गो सादृश्य ज्ञानम इति उभयत्र समानम। न्याय मते अपि गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानं करणम, वेदांत नयेपि गवय निष्ठं गो सादृश्य ज्ञानं करणम इति तो समानम, किंतु तस्मात् यत् ज्ञानं जायते या उपमितिर्जायते तत्र भेदः।
न्याय मते कीदृशी उपमिति गवयः गवयः गवय पदवाच्य इत्याकारिणी उपमितिर्विद्यते। वेदांत मते उपमिति कीदृशी अनेन सदृशी मदीया गौ अनेन सदृशी मदीया गौ इति गोनिष्ठम गवय सादृश्य ज्ञानम उपमितिः। कीदृशी उपमितिर्वदन्तु वेदांत मते अनेन सदृशा मदीया गौ इति गोनिष्ठम गवय सादृश्य ज्ञानम उपमितिः। वेदांत मते व्यापारः अस्ति न वा न्याय मते व्यापारः अस्ति तस्य स्वरूपं किम् अयं व्यापारः इति बुद्धौ संस्थापयन्तु विस्मरन्तु नहि। अत्र वेदान्तने गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फलम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम कारणम इति उक्तम। अब तो शंका होगी तो न्याय मत का त्याग क्यों किया और यहाँ पर अलग मत क्यों स्थापित किया? फिर न्याय मत अच्छा है कि वेदांत मत अच्छा है, ये तो बताना चाहिए। तो कहते हैं सुनो, ये जो अयम गवय पदवाच्य आत्मितनी माते गवयांतरे शक्ति ग्रह प्रसंगति थी। देखो आगे, परंच दृष्ट गोपिंडस्य गवयो गो सदृशो भवति इति अश्रुताप्त वाक्यस्यापि वनं गतस्य गवयेन इंद्रिय संयोगानन्तरं भवति प्रतीतिः अयम पिंडो गो सदृश इति। अब जिसने गवय गो सदृशो गवयः ये वाक्य सुना भी नहीं। वेदांत मत में क्या होता है, कभी किसी ने बताया नहीं कि गाय की तरह गवय होता है, ऐसा बताया नहीं। लेकिन गाय को देखा था, वन में चला गया, जाने के बाद उसने एक पिंड देखा, गवय का पिंड, तो कहा कि गाय की तरह यह पिंड है। ऐसा पहले ज्ञान हुआ और बाद में ज्ञान हुआ कि इसकी तरह मेरी गाय है। यह ज्ञान हर किसी को हो सकता है। अर्थात गो सदृशो गवय पदवाच्य, यह वाक्य जिसने सुना है उसको भी ज्ञान हो सकता है, और जिसने यह वाक्य नहीं सुना इसको भी यह ज्ञान हो सकता है। इसलिए वेदांत मत में उपमिति होने के लिए अयम पिंडा गो सदृश पहले उपमान हो गया, अनन सदृशी मदीया गौ, ये उपमिति हर किसी को हो सकती है। अब यहाँ पर एक अलग ही एक व्यापार माने, ये तो निष्प्रयोजन अधिक व्यापार की कल्पना करने में गौरव दोष आता है। देखा, आतिदेश वाक्यार्थ स्मरण रूपा मध्य व्यापार कल्पना निष्प्रयोजना, मध्य में एक व्यापार की कल्पना करना प्रयोजनहीन है। और गवयांतरे शक्ति ग्रहोपि सादृश्य विशिष्ट लिंगाद्वा भविष्यति इति न मध्य व्यापार अपेक्षते। और आपको कहना है कि दूसरा जो गवय है तो उसमें शक्ति ग्रह कैसे हो जाएगा? कहते कि सादृश्य लिंग विशिष्ट हो जाएगा, है ना। सादृश्य विशिष्ट लिंग ज्ञान से, लिंग से ही सादृश्य विशिष्ट जो लिंग ज्ञान, उससे ही दूसरे गवय में भी शक्ति का ग्रह यह गवय है, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन इसलिए उसको भी देने की अपेक्षा नहीं है, व्यापार की वहां पर अपेक्षा नहीं होती।
तथा च विश्वनाथ मत में एक और समस्या है, उनमें अनुभव का तिरस्कार हो जाता है। उनके मत में क्या माना गया कि गवय गवय पदवाच्य यह उपमिति मानिए सबको। अब आपको पता होगा उपमान और उपमेय, उपमान देने के बाद उपमेय की उपमिति होती है। अब अर्थात उपमेय का ज्ञान हो जाता है, यही उपमिति होती है। लेकिन इसमें अनुभवापलाप क्या देखा जाता है? अनुभव उनका हमको क्या होता है? अयम पिंडो गो सदृश, यह ज्ञान होने के बाद हमको क्या ज्ञान यही होता है? देखो ना, अनुभव वस्तु अयम पिंडो गो सदृश यह होता है, ठीक है ना। फिर अनेन सदृश मदया गौ, ये ज्ञान होता है ना। तो गवयो गवय पदवाच्य, गवय गवय पदवाच्य यह अनुभव नहीं होता। ये नीचे लिखना अयम वस्तु, यह अनुभव वस्तु अनेन सदृशी मदिया गौहु, ऐसा लिखना है। अयम पिंडो गो सदृशी यह लिखा है ना, वहाँ पर होना चाहिए। हमको उपमति क्या होती है? सदृशी मदिया गौहु, यह अनुभव होता है। अयम पिंडो गो सदृश यह ज्ञान होने के बाद अनेन सदृशी मदिया गौ, ये उपमिति होती है। न तो गवयो गव पदवाच्य, ऐसा ज्ञान नहीं होता। यथा गो गवय गजादिषु पुरस्थितेषु गोपि पृच्छेद गवय पदवाच्य कह। अब आगे बहुत प्राणी है, इसने कहा कि गवय पदवाच्य कौन है? आगे विद्यमान है, तो कोई भी बोलेगा गवय गवय पदवाच्य। ऐसा यदि कोई बोलेगा गवय गवय पदवाच्य है, तो मनुष्य बोलेंगे ना ये मूर्ख है का, तो गवई तो गवई पदवाच्य होगा। ऐसा थोड़े कि दूसरा पदार्थ थोड़े गवई गवई पदवाच्य होगा, गवई गवई पदवाच्य होगा। ये उत्तर थोड़ा ही होता है कोई। उत्तर क्या होता है कि हाँ अयम गवय पदवाच्य। हाँ, अब 4-5 प्राणी आगे है, कौन गवय पदवाच्य है? तो हर्षित कह ले गवय गवय पदवाच्य है। अरे गवय कौन है यही तो हमको पता नहीं है, और आपको गवय गवय पदवाच्य है तो ये बताना पड़ेगा, हाथ पकड़ करके, सींग पकड़ करके, हाँ यह गवय पदवाच्य है, तब हमको ज्ञान होता है ना। उन्मत्त इति ब्रुवन् प्रतिवक्ता, उत्तर देने वाला उन्मत्त पद उपेक्षित एव अवयम गवय पदवाच्य इतीव तत्र प्रतिवक्तव्यं भवति। तथैव गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञानोत्तरम अपि अयम गवयः इति गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान हो गया, उसके बाद यह गवय है ऐसा अयम मदीय गो सदृश इति वा प्रमा उत्पद्यते इति संक्षेप। गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान होने के बाद भी उल्टा भी होता है ना। क्या होता है? देखो, 2 तरह की प्रमा होती है। जब हमको गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान हो गया है ना, गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान हो गया तो उससे गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान हो जाता है ना। और गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान हो गया, उससे गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान होता है, परस्पर इधर उधर हो जाता है। गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान के बाद अयम गवय, यह गवय मेरे गाय की तरह है, यह गवय है, एक ज्ञान हो गया, हो जाता है। अथवा यह मेरे गाय की तरह है, एक ज्ञान, 2 ज्ञान हो जाते हैं। यह गवय है, ये भी ज्ञान हो गया, हो जाएगा। अथवा ये मेरे गो की तरह है, यह ज्ञान हो जाता है। न चेदम प्रत्यक्षेण संभवति, यह प्रत्यक्ष से संभव है। गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान, गाय तो अपने घर में है और जंगल में आपने गवय को देखा, तो गोनिष्ठ सादृश्य ज्ञान है। गोनिष्ठ गवय का सादृश्य ज्ञान
ये प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होता। क्यों? गोपिंड से तदा इंद्रिया सन्निकर्षात्, उस काल में गाय का पिंड इंद्रिय के सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो सकता। कोई करेंगे तो अनुमान से हो जाए, तो नाप्यनुमाने न, अनुमान से भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य अतल्लिंगात्, गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य ज्ञान है, गो सादृश्य है, वह गोनिष्ठ गवय सादृश्य का लिंग नहीं हो सकता। ठीक ना? अब पूर्व पक्षी है ना, वह शंका करता है, ये कैसी बात है, अनुमान प्रमाण नहीं है। अनुमान प्रमाण तो हो सकता है। कैसे? तो उसने दिया, देखो, नापी मदिया गऊ, नापी ये सिद्धांति कहेगा, वाच्य में आएगा, मदिया गऊ एतत् गवय सदृशी, मदिया गऊ या पक्ष हो जाएगा। एतत् गवय सदृशत्वम साध्य, हाँ ध्यान में आता है ना कृष्ण? पक्ष कौन हो गया? साध्य कौन हो गया? एतत् गवय सदृशत्वम। ठीक है ना? हेतु क्या है? एतन्निष्ठ गवय एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्। क्या है? ये क्या हो गया? पुनः बोलिए। अब देखो, साध्य किस में रहना चाहिए? पक्ष में रहना चाहिए। तो हम अब सीध लिखे, गौ एतद गवय सदृशत्वम किस में रहेगा? गौ में रहेगा कि नहीं? उसमें साध्य रह जाएगा। हेतु क्या है? एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी। अब एतत् अर्थात गवय, गवय निष्ठ सादृश्य, उसका विरोधी प्रतियोगी कौन हो गया? गोनिष्ठ सादृश्य, है ना? तो प्रतियोगित्व किस में रहा? गवय, गो में प्रतियोगी। एतन्निष्ठ सादृश्य के प्रतियोगी कौन हो गई? गो। प्रतियोगित्व किस में रह गया? गो में। सादृश्य का प्रतियोगी। देखो, सादृश्य का एक अनुयोगी होता है और जो एक प्रतियोगी होता है। जिसमें सादृश्य रहता है वह अनुयोगी, और जिसका सादृश्य रहता है वो प्रतियोगी। अब सादृश्य किस में रहा? गवय में। किस में सादृश्य रहा? गो का सादृश्य गवय में रहा ना, तो उसका अनुयोगी कौन हो गया? गवय। हाँ? और किसका सादृश्य रहा? तो गो का सादृश्य रहा, तो गो क्या हो गई? और अनुयोगी? प्रतियोगी? प्रतियोगी? अनुयोगी? तो किन्निष्ठ सादृश्य का प्रतियोगी गो हो गई, गवय निष्ठ सादृश्य का, म्हणजे गवय में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी गौ हो गई। तो प्रतियोगित्व किस में रहा? गो में। तो ये तन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व हेतु गो में रहा, उसमें साध्य भी रह जाएगा। गवय सादृशत्व है ना, सादृश्य किस में रहा? गो में रह गया। तो साध्य और हेतु दोनों भी पक्ष में हमको दिख रहे हैं। अभी इसकी व्याप्ति दे रहे हैं। यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी, जो आता जो से क्या लेना है? गाय, हमके समझने के लिए, है ना? एक अब जैसे आपको एक दो दे रहे, मैत्र और चैत्र दो चीजें, कौन है? दोनों कैसे थे? काले काले हमारे जैसे, है क्या? गोरे गोरे, जैसे भी हो दोनों समान थे। कैसे थे? समान। दोनों समान थे। अब मैत्र का सादृश्य किस में रहता था? चैत्र में। और चैत्र का सादृश्य किस में रहा? मैत्र में। बोलो, किसका सादृश्य किस में रहा? चैत्र का सादृश्य मैत्र में और मैत्र का सादृश्य चैत्र में। अब हमको जैसे
हम लेंगे अब चैत्र में सादृश्य रहता है कि किस नहीं, मैत्र में सादृश्य रहता है। किस में रहता है? किसका? मुझे बताओ। तो मैत्र में सादृश्य रहता है तो अनुयोगी कौन हुआ? बोलोगे? वो बंद रहता है। प्रतियोगी कौन हुआ? अनुयोगी कौन हुआ? बड़ा अनुयोगी मैत्र क्यों हुआ? सादृश्य मैत्र में रहता है इसलिए मैत्र। बड़ा चैत्र प्रतियोगी क्यों हुआ? चैत्र का सादृश्य रहता है इसलिए चैत्र प्रतियोगी हो गया। और अनुयोगी कौन हुआ? क्यों? उस जिसमें सादृश्य रहेगा वो अनुयोगी होगा और जिसका रहेगा वह प्रतियोगी होगा। तो देखो मैत्रनिष्ठ जो सादृश्य, कौन सा सादृश्य? उसका प्रतियोगी कौन है? और जो मैत्रनिष्ठ सादृश्य है उसका अनुयोगी कौन है? है ना? समझ आया ना? अब आगे देखो। इसलिए यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी। अब यो से क्या लेना है? चैत्र। यो से क्या लेना है? यदगत सादृश्य, यदगत अर्थात मैत्रगत सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? यह अर्थात चैत्र। यदगत अर्थात मैत्रगत सादृश्य का प्रतियोगी। तो सह अर्थात चैत्र, तत्सदृश अर्थात मैत्र सदृश। ये व्याप्ति होती है कि नहीं? तो वैसे ही अब यहाँ पर चलो, यह अर्थात गौ मदिया गौ या मदिया गौ यदगत सादृश्य प्रतियोगिनी अर्थात गवयगत सादृश्य प्रतियोगिनी। त्रिसा अर्थात गौ कीदृशी? गवय सदृशी। ये अनुमिति हो जाएगी। तो अनुमान प्रमाण नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो? इसी अनुमान प्रमाण से अनुमिति हो जाएगी। अनुमिति में अर्थात उपमिति का अंतर्भाव हो जाएगा। क्यों अतिरिक्त प्रमाण माना? तो सिद्धांति उत्तर देते हैं न, है ना? इति अनुमानात तत्संभव अर्थात ये सादृश्य ज्ञान का संभव है, अनुमान से ही संभव है। इसलिए अर्थ उपमिति मानने की आवश्यकता नहीं है। इति वाच्यम न च वाच्यम। सिद्धांति कहते हैं एवं विध अनुमानावतारे अपि। अरे इस तरह के अनुमान को देने पर भी, अनुमान का अवतरण किया, अनुमान होने पर भी अनेन सदृश मदिया गौ प्रतीते अनुभव सिद्धत्वात्। इसकी तरह मेरी गाय है, ये प्रतीति होती है कि नहीं? होती है, अनुभव सिद्ध है। अरे अनुभव सिद्ध है तो इस प्रतीति के लिए हमको एक उपमान प्रमाण मानना पड़ता ही है। यद्यपि अनुमान से काम हो जाता है लेकिन यह अनुभव जो जैसा होता है उसका कारण भी उसी तरह का मानना पड़ता ही है। और उपमिनोमिति अनुव्यवसायाच, मैं उपमिति करता हूँ ऐसा अनुव्यवसाय होने से भी उपमिति एक अलग प्रमिति है और उसका कारण अनुमान उपमिति उपमान मानना पड़ेगा ही। तस्मात् उपमानम मानांतरम। उपमान एक दूसरा प्रमाण है। इति उपमान परिच्छेद। इसी तरह उपमान परिच्छेद समाप्त हुआ। बाकी अब आगम परिच्छेद कर होगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।